हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। ओके, इतनी बारी मैं आपसे पूछता हूं, कभी आप तो मुझसे पूछते नहीं कि हेलो सर, हाउ आर यू। चलो आगे चलते हैं। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग सर ये होता क्या है? अगर आपको याद हो, हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज POSDC। किस किस को याद है? हमने पढ़ा था POSDC। दिस इज प्लानिंग, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, जो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं बेटा। एंड नाउ वी आर डूइंग स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम थर्ड चैप्टर पे हैं इसके। वैसे देखे तो इट्स अ सिक्स्थ चैप्टर, बट अगर ऐसे देखे तो इट्स अ थर्ड चैप्टर इन दिस सीरीज। इट्स अ थर्ड चैप्टर एंड देन वील डू directing and then controlling. Okay, so that means it's the third step in process of management. Okay, सर ये स्टाफिंग है क्या, हमें ये समझाइए। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग की, क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग। सर ये तो बहुत सारे सवाल हैं, हम कैसे याद रख पाएंगे? देखो बेटा, याद तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बट हम चीजों को रटेंगे नहीं, हम समझ के लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टाफिंग से समझ आ रहा है मतलब कि वो स्टाफ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी जरूरत है। तो क्या कहता है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सिंपली मीन्स पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। लोगों को काम पे रखना, इसका मतलब होता है स्टाफिंग। और फाइंडिंग द राइट पीपल, ये एग्जैक्ट लाइन है, इसको स्टार मार्क करिए। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। बेटा सही काम के लिए अगर सही इंसान को रखेंगे तो वो उस काम को अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन अगर सही इंसान सही काम के लिए नहीं रखेंगे तो वो हमारा काम अच्छे से नहीं करेगा। सर इससे क्या मतलब है? बेटा इससे ये मतलब है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है एक अकाउंटेंट की, और उस अकाउंटेंट को ऑब्वियसली बात है एक मिनिमम एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, कि कैसे किसी भी बिजनेस की बुक्स बनाते हैं। वहां पर हम एक ऐसे पर्सन को बिठा दें जो साइंस साइड का पर्सन है और उसे कहें कि आप अकाउंट्स बनाइए, तो शायद वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लो मेरी कंपनी में एक काम है जिसमें सारा दिन भाग दौड़ करनी है, उधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, घूमना है, सामान लेके आना है, देके आना है, पेमेंट्स लेके आनी है। ये काम हमने एक ऐसे इंसान को दिया है जो बहुत हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, जो बहुत आलसी किस्म का बंदा है, जो बैठ के तो बहुत दिमाग लगा सकता है लेकिन इधर उधर भागा दौड़ी नहीं कर सकता, तो वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या कहते हैं? द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके अंदर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल होने बहुत जरूरी है। An organization can achieve its objective only when it has the right person in the right position. एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर पाती है जब उसके पास सही लोग, राइट पर्सन, जब उसके पास सही लोग सही पोजीशन में, मतलब सही जॉब के लिए, सही पोस्ट के लिए रखे जाए, तभी वो अच्छे से काम को कर पाएंगे। फिर कहता है इट इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक छोटी सी बात समझाता हूं। पता है बच्चों को जनरली स्टाफिंग पढ़ के एक बात लगती है, या आई डोंट नो, कुछ लोगों को स्टाफिंग पढ़ के एक चीज लगती है कि शायद स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को काम पे रखना है। शायद से स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को काम पे रखना है। बेटा ये गलत है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ काम पे रखना नहीं है। देखो, काम पे रखना लोगों को, पुटिंग द पीपल टू द जॉब इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, बट इट्स नॉट ओनली स्टाफिंग। स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड अदर थिंग्स लाइक कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो, आई मीन कितने लोग चाहिए मुझे, और जो लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनका सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में, कॉम्पनसेशन के बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। दीज ऑल थिंग्स आर related, all things are part of staffing. So staffing is not only this, that putting the people, there are other things
which can be happen in staffing. ओके चलिए, तो इसका मतलब आगे चलते हैं, क्या कहता है? इट बिगिंस विद estimating manpower requirements and includes different other functions like recruitment. अभी समझाऊंगा recruitment क्या होता है, फिर selection, placement, orientation, training, development, promotion, compensation and the performance appraisal. ओके मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, कुछ टर्म समझा रहा हूं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है. बेसिकली हमारा जो चैप्टर है बेटा वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. तो मैं वन बाय वन स्मॉल थिंग्स डिस्कस करता हूं आपके साथ, फिर आगे जाके उनको लिंक करूंगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या समझाया था. सो प्लीज ये चैप्टर का बेसिक है, ये दिस इज द बेसिक लेक्चर. पहले इसको पढ़ें फिर आगे के लेक्चर्स देखें और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें ताकि जब आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके बाद बाकी के लेक्चर्स इससे लिंक्ड है और वो तभी समझ आएंगे जब आप इसको समझेंगे. ठीक है चलो, सबसे पहले रिक्रूटमेंट. बेटा देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं. वैसे मैं आपको बता दूं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. देखो एक टर्म है बेटा रिक्रूटमेंट, एक टर्म है बेटा सिलेक्शन. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक दे रहा हूं, डोंट वरी. रिक्रूटमेंट में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करते हैं. जो मैं यहां पे बोल रहा हूं उसे आपको लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो. लिखने के लिए क्या है सब नोट्स में. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करते हैं so that हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज, our probability will increase for finding the right person. अब मेरा आपसे एक सवाल बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास आपको गाड़ी लेनी है और आपके पास आपने सिर्फ दो ही गाड़ियां देखी, दो में से एक चूज कर ली ये वाली, तो क्या आपके पास चांस था कि आप कोई और देख सकते थे? क्या मैं ये कह सकता हूं क्या जरूरी है कि आपको ये वाली जो कार मिली है बेस्ट कार होगी? बेटा हो सकता है हो सकता है ना हो. रीजन भी आपने ऑप्शंस ज्यादा नहीं देखी. जितने ज्यादा ऑप्शंस देखोगे उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा कि आपको अच्छी गाड़ी मिले. इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें पर्सन हायर करना होता है, उसको जॉब पर रखना होता है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अलाउ करते हैं टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे एक बेस्ट पर्सन मिलने के. तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि रिक्रूटमेंट, बेसिकली रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस जहां पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं कि आओ आके अप्लाई करो जॉब के लिए, आओ आके अप्लाई करो जॉब के लिए. जितने ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम रिसीव कर सकते हैं उतने करते जाते हैं और जितने ज्यादा करेंगे उतने हमारे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे. Okay, this was the recruitment and other one is that is selection, which we will be doing only after recruitment. Recruitment होने के बाद ही selection हो पाता है. ठीक है. And one more thing, this is a negative process. Sir, ये negative process क्यों है? हमें तो ये बात समझ नहीं आती. बेटा negative process इसलिए है because अगर मैंने recruitment के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा था कि आके जॉब के लिए अप्लाई कर लो और मेरे पास पूल क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो जॉब के लिए आए थे और मैंने उन्हें बिठा लिया है. अब मैंने उन्हें कहा है कि अब सिलेक्शन होगा आपका. ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 50 होंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये 50 लोग हैं. ठीक है, इस 50 लोगों में से मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए. एक मैंने इसको चूज किया इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से, एक मैंने इसे चूज किया, एक मैंने इसे चूज किया, एक मैंने इसे, एक मैंने इसे, एक मैंने इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है, इन 10 लोगों को रखने के बाद बाकी सबको मैंने बोला आई एम सो सॉरी, आप जा सकते हैं,
हमें हमें अपनी कंपनी के लिए 10 लोगों की जरूरत थी, वो 10 लोग हम चूज कर चुके हैं। सर दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? क्यों? रीजन बीइंग यहां पर हमने लोगों को निकाला है, सिर्फ बेस्ट सूटेड पर्सन को रख के बाकी लोगों को निकाल दिया है। तो ये हमारे लिए क्या माना जाता है? एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। ये हमारे लिए पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। रीजन बीइंग हम इसमें किसी को निकालते नहीं है बेटा, सॉरी, हम इसमें किसी को निकालते ही नहीं बेटा। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कहते हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आइए और उन्हें रख लेते हैं। उनको सिर्फ हम रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन में हम मैक्सिमम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उतने मैक्सिमम लोगों को रखते हैं जितने में रिक्वायर्ड है, और बाकी लोगों को हम वापस भेज देते हैं। ठीक है, सो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। ओके, वापस आते हैं अपने नोट्स पे। नेक्स्ट हमने देखा दैट इज प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट क्या होता है? सर प्लेसमेंट का मतलब तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया है जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसको वहां पे पोस्ट कर दिया जाए। एग्जैक्टली सेम, जो पर्सन हमने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है उसको हम उस पोस्ट पे प्लेस कर देंगे, दैट इज प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? बेटा ओरिएंटेशन आप इसको इंडक्शन भी कहते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन होती है जनरली जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में नया नया ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कल को आप बेटा कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में आपका एक ओरिएंटेशन डे होता है। ओरिएंटेशन डे क्या होता है? जहां पे आपको रूबरू कराया जाता है, मिलवाया जाता है वहां के लोगों से। लाइक कॉलेज में जाएंगे तो वहां के डीन से मिलेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे, जो भी फैकल्टीज है उन सबसे मिलेंगे। तो ओरिएंटेशन बेसिकली कंपनी के अंदर यही काम करता है कि जब आपने कंपनी ज्वाइन करी तो आप और आपके साथ काम करने वाले लोग वो वहां पे आपको अच्छे से नहीं जानते, तो उनसे जान पहचान बढ़ाने के लिए, जान पहचान बनाने के लिए कि आपको ये पता लगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम करता है और लोगों को ये पता लगे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये लाइक एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन में आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है कि आपको कौन सा काम कब करना है, कहाँ करना है, इस कंपनी में कहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कहाँ पे क्या है, आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा ट्रेनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग की क्या जरूरत है बताइए बेटा। ऑब्वियस ही बात है, आपने कितनी ही एजुकेशन ली हो, कितनी ही पढ़ाई करी हो, लेकिन जब हम एक कंपनी में जाते हैं तो हर कंपनी का काम करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस तरीके के हिसाब से खुद को अडाप्ट करने के लिए हर कंपनी, मतलब लाइक कंपनी ये चाहती है कि उस तरीके से आप खुद को अडाप्ट कर ले, उसके लिए हर कंपनी एक स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग का पीरियड रखती है। लाइक 4 डेज, 5 डेज या 7 डेज या 10 डेज या 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? अच्छा, एक चीज याद रखना, ट्रेनिंग हमें एक छोटा सा स्किल सिखाती है जिसमें हमारी हमारी किसी पोजीशन में चेंजेस नहीं होते। सर पोजीशन में चेंजेस नहीं होते मतलब? इसका मतलब समझ नहीं आया बेटा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लीजिए अभी जैसे जीएसटी आया, जीएसटी का अकाउंटिंग में क्या यूज है, इसके लिए ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग आपकी कंपनी ने कंडक्ट कराई 3 दिन की कि आप जीएसटी को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करोगे। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, 3 दिन एक पर्सन आपको ट्रेनिंग देके चला गया। आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम कर रहे थे, क्या उस ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्ट फाइनेंस मैनेजर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाएगी? नहीं, आपकी पोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, जो पहले थी वही आज रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, एक ना बेटा कोर्स आता है सैप, ठीक है, अकाउंटिंग पैकेज है, बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर इस जनरली इसकी ट्रेनिंग इंडिया से बाहर होती है, तो वैसे इंडिया में भी होने लग गई। अगर आप इसकी ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं, लंदन जाते हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी के खर्चे पे 15 डेज के लिए, और कंपनी आपको कहती है ये कर लो तो मैं आपकी पोस्ट बढ़ा दूंगी, या कंपनी आपको कहती है आप एमबीए कर लीजिए, मैं पैसा देती हूँ, आप एमबीए कर लीजिए, मैं आपकी पोस्ट बढ़ा दूंगी। अभी आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हो, फिर आप मैनेजरियल लेवल पे आ जाओगे। मैनेजरियल लेवल पे आने के लिए आपको एमबीए कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप पहले एमबीए करके आओ, इसकी फीस हम पे करेंगे, लेकिन आप एमबीए करके आओ और हम आपकी पोस्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दैट इज डेवलपमेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रेनिंग इज समथिंग जहां पे एक नॉर्मल स्किल हमने गेन किया और उस काम को कैसे करेंगे सीखा, दैट इज ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट इज समथिंग जहां पर आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट थी वो बढ़ गई,
वो बदल गई। आप पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे थे, अब आप मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हो। आप पहले स्मॉल लेवल पे काम कर रहे थे, अब बिग लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपकी मैनेजरियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं तो वो बेटा डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आपके मैनेजरियल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आते तो वो ट्रेनिंग कहलाता है। ओके, नाउ इज प्रमोशन। प्रमोशन इज समथिंग कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, तो कंपनी आपको क्या कहती है कि चलो मैं आपको प्रमोट करती हूँ टू द हायर लेवल। मैंने देखा आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, अच्छा काम कर रहे हो, पिछले 5 सालों से 10 सालों से आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, सो नाउ यू आर प्रमोटिंग टू द नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, हायर लेवल पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, आपको निभानी पड़ेगी। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन लाइक नॉर्मल पे, सैलरी, वेजेस, वो सब कॉम्पनसेशन का पार्ट है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी आपने परफॉर्मेंस, आपकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस मंथ में, तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, आपको अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा विच इज अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, योर नॉर्मल सैलरी, सो दैट यू फील लाइक दिस कि मैंने कुछ अच्छा काम किया तो सर ने मुझे अप्रेजल दिया। अगर मैं अगली बार अच्छी परफॉर्मेंस और दूंगा तो मुझे फिर से कुछ लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। फिर कहते हैं इन अदर वर्ड्स स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। मेरे जितने भी लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी सैटिस्फाइड ऑलवेज विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सैटिस्फाइड है तभी वो अच्छे से काम करेंगे, अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो उनको सैटिस्फाइड रखना भी स्टाफिंग का पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए। हाँ, कहते हैं इन अ न्यू एंटरप्राइज स्टाफिंग फंक्शन फॉलो द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ organization structure, the next step in the managed process is to fill the various position as shown in the organization structure. क्या करें, एक नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग हमेशा लाइक किसके बाद, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही होगा। सॉरी, इसने ऐसे क्यों बोला कि नई ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग होगा? तो सर वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो प्रोसेस ही हमने यही पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर ये ऐसा क्यों कह रहे कि स्टाफिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद होगा? ये तो हमें पता ही है। बेटा आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बंदा काम छोड़ के चला जाता है। एक बंदा अगर काम छोड़ के जाता है तो क्या मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हम प्लानिंग चेंज करेंगे? क्या हम ऑर्गेनाइजिंग चेंज करेंगे? नहीं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक नया पर्सन ढूंढेंगे और उसे वहां पर रख देंगे। लेकिन अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मुझे लोगों को हायर करना है, वहां पे लोगों को हायर करना है, कितने लोग चाहिए, कितने लोग किस पोस्ट के लिए रखने हैं, तो उससे पहले मुझे कितनी पोस्ट है ये पता होना चाहिए, क्या मेरा बिजनेस है पता होना चाहिए, क्या मैंने प्लान किया पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले पता होना चाहिए, वहां तो पहले से पता ही है क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारा प्लान है, क्या हमें करना है। ठीक है, सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लाइक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग हो सकता है नई ऑर्गेनाइजेशन में। फिर कहते हैं दिस इज termed as staffing function which simply means putting people to the job. In the existing enterprise, staffing is a continuous process. बेटा ये पॉइंट तो फीचर्स में भी आएगा। अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा बोला था मैनेजमेंट की बात जहां पर होगी वहां पे दो चीजें रामबाण की तरह यूज होती है। रामबाण बेटा जो कभी खराब नहीं जाता, हमेशा कंफर्म में लगेगा ही लगेगा। सर वो कौन सी? बेटा एक, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात आ रही ना बेटा, तो सीधा लिख दो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो कॉन्टिन्यूस है ही है। ठीक है, और ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब ये हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत है, बिकॉज न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मतलब नीड, मतलब सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे पहले सबसे पहले इसके स्लैंग्स लिख लेते हैं, कोड्स लिख लेते हैं इसके। बेटा इसको देख के हंसना मत, ये है बेसिकली यू लव बिप्स। यू नो हु इज बिप्स? क्या बात है, कितनी तेज आवाज आती है। विभाषा बासु, क्लास में कुछ पूछ लूंगा ना ऐसे, तब आपके जवाब नहीं आते हैं। बिप्स पूछा है तो आपको पता है कि ये विभाषा बासु है। वेरी गुड, लिखे फटाफट। Optimum utilization of human resource, filling the roles by obtaining competent personnel,
improve job satisfaction and morale, higher performance, continuous survival and growth. चलिए फटाफट से लिखिए जल्दी जल्दी। लिख लीजिए फटाफट बेटा। Do it fast. बेटा ये जितने भी कोड्स मैं आपको लिखवाता हूं ना, इसका यूज क्या है, इसका क्या यूज करना है आपने, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान देनी है कि आप ना अलग से बुकलेट बना लो, एक स्मॉल सी डायरी ले लो, ठीक है, लाइक कुछ भी एक नॉर्मल से साइज की, इतनी से साइज की एक डायरी ले लो। उस डायरी को आप मेंटेन करो जिसमें हर चैप्टर वाइज जितने जितने मैं कोड्स लिखवाता जा रहा हूं उतने उतने कोड्स आप लिखते जाओ, ताकि जब आप पेपर से पहले या कभी भी आपका टेस्ट होता है उससे पहले जब आप रिवीजन करो तो आप वहां से डायरी उठाओ और उस डायरी में आप कोड्स देखो और उससे लर्न करके जाओ। रीजन बीइंग मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, बोर्ड के अंदर अगर आप ये हेडिंग्स नहीं लिख के आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड के अंदर आपको एज इट इज हेडिंग्स लिख के आनी पड़ेंगी और एज इट इज लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत एक आधा ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, बट सारा ही अगर हिला हुआ है तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर इट इज कि आप जब भी इसको यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं लेक्चर में, आपने जब पढ़ा तब आपने कहीं भी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, अलग से एक छोटी सी एक लाइक स्पाइरल पैड आता है, वो स्पाइरल पैड खरीद लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज जितनी भी चीजें वो सारी नोटेड डाउन कर लीजिए, सो दैट जब भी आपको लगे कि आपको रिवाइज करना है तो आप वहां से उठाएं और उसे रिवाइज कर लें। चलिए मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन एंड द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे एसेट्स की तरह होते हैं। वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट वो भी एक रिसोर्सेज होते हैं हमारे लिए। उनके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती और उनके बिना हमारे रिसोर्सेज बेकार है। सर रिसोर्सेज बेकार हैं ये कैसे? हाँ बेटा ऑब्वियसली बात है ना, आप एक बात सोचो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मशीन, मटेरियल, अदर थिंग्स जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो क्या मेरे रिसोर्सेज, क्या मेरे रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाएंगे फिनिश गुड्स में? नहीं हो सकते। जब तक ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर नहीं होगी मेरे पास, तब तक मेरे रिसोर्सेज या मेरा रॉ मटेरियल सिर्फ रॉ मटेरियल ही रहेगा, वो मेरा फिनिश गुड्स नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके आगे चलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अकम्प्लिश its objective only when it has the right kind of person in the right position। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अकम्प्लिश कर पाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अकम्प्लिश कर पाती है बेटा जब उसके पास राइट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं इन द राइट पोजीशन। अगर गलत इंसान को गलत जगह पे बिठा दिया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, और अगर सही इंसान को सही जगह पे बिठाया, जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक मार्केटिंग पीपल चाहिए। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग पीपल? जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करे, जाके लोगों से बात करे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस लाके दे, बिजनेस बढ़ाए। अगर ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर पावर हो, एंथुसियाज्म हो, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं, और वो पर्सन मैंने कहीं से फाइंड आउट कर लिया और अपनी मार्केटिंग टीम में रख दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपनी टीम में एक ऐसा पर्सन रख दिया जो मार्केटिंग के नाम पे एमबी नहीं जानता, तो वो मेरी मार्केटिंग को खराब कर देगा। ठीक है, इफ राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट अवेलेबल, इट विल लेड टू, ये एस काट दीजिए, इट विल लेड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, रिजल्टिंग इन lower productivity and poor quality of product. The organization will not able to sell its product profitable। वो कहता है अगर सही लोग हमारे पास नहीं है, सही एम्प्लॉयज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा बेटा? इट विल लीड्स टू वेस्टेज ऑफ
इट विल लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स, रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉइज की वो कम होगी और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी बिल्कुल बेकार बनाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं बेच पाएगी। फिर कहता है द राइट पीपल कैन हेल्प टू टेक अ बिजनेस टू द टॉप, सही लोग मेरे बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए मुझे मदद करते हैं। एंड रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक द बिजनेस, और गलत लोग मेरे बिजनेस को खराब कर देते हैं। आगे चलते हैं। फिर कहता है बेटा द नीड फॉर स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस, आजकल के दिनों में स्टाफिंग फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट आ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है। ठीक है, पहले स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, आज एक ऑर्गेनाइजेशन में 5-5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, आजकल के जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ओके, इसका स्लैंग मैंने आपको लिखवा दिया है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए फटाफट से। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। सर इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जॉब के लिए, कौन से पोस्ट के लिए हमें पर्सन रिक्वायर्ड है और कॉम्पिटेंट पर्सोनल ढूंढ के। पर्सोनल का मतलब होता है बेटा एम्प्लॉय, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है मेरे लिए। क्या कहता है? स्टाफिंग फंक्शन is required to fill the various job position. There will be no use of job position unless and until they are occupied by the competent person. अगर मैंने जॉब पोजीशन बना दी कि ये सेल्स मैनेजर यहाँ बैठेगा, यहाँ परचेज मैनेजर बैठेगा, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर बैठेगा, वहाँ एचआर मैनेजर बैठेगा, ये वो पर्सन है, वो पर्सन है, लेकिन ये पोजीशंस खाली पड़ी, सिर्फ मैंने पोजीशंस क्रिएट करी हैं लेकिन पोजीशंस खाली पड़ी। तो बेटा अगर खाली पड़ी है फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर वो पोजीशंस खाली पड़ी हैं तो मेरे लिए इट विल बी नो यूज, राइट? तो वो पोजीशंस फिल्ड होनी चाहिए विद द कॉम्पिटेंट पर्सोनल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सोनल? बेटा कॉम्पिटेंट पर्सोनल का मतलब होता है जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, लाइक बेस्ट फिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, बेस्ट फिटेड पर्सन है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, उसको कॉम्पिटेंट पर्सोनल कहते हैं। फिर कहते हैं स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब। स्टाफिंग हमें मदद करता है कॉम्पिटेंट पर्सोनल ढूंढने में अलग अलग जॉब्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर स्कूल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट्स व्हिच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग द रिक्वायर्ड टीचर। फिर कहते हैं बेटा हायर परफॉर्मेंस, स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। बेटा ऑब्वियस सी बात है, एक सही इंसान को अगर सही जगह पे बिठाओगे तो वो उस काम को अच्छे से करेगा। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं आप लाइक कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं, आपको शौक है कंप्यूटर पे काम करने का, सारा दिन काम करवा लो, लेकिन आपको शौक नहीं है कि आप सारा दिन धूप में घूमो, वो नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको उठा के वहां बिठा दिया कि चलो बेटा आप एक काम करो, कंप्यूटर पे काम करो और पूरे दिन तक मुझे शाम तक ही काम करके दिखाओ, तो आप उस काम को क्विकली बहुत जल्दी करोगे और बहुत बेटर तरीके से करोगे। अगर आप क्विकली काम करोगे तो इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ेगी क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा काम करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बाहर का काम दे दूं और मैं आपसे कहूं जाओ बेटा जाके मार्केटिंग करके आओ, इतने पर्सन से मिलके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट लव टू गो इन यू नो समर सीजन में, विंटर सीजन में, कैसे भी आपको बाहर जाना पसंद नहीं, घूमना पसंद नहीं, तो आप कंप्यूटर पे काम करना पसंद करते हैं तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। वाइसा वर्सा केस हो जाए, अगर मैं कह रहा हूं आपको कंप्यूटर पे बैठना पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है सारा दिन बस मुझे एक ऑफिस की गाड़ी मिल जाए या बाइक मिल जाए और मैं घूमता रहूं, एक्सपेंसेस मेरे ऑफिस भरे और मैं मीटिंग करता रहूं, कभी किसी से मिलूं, कभी कुछ करूं, कभी कुछ करूं, तो आपको ऑफिस में बिठा दूं मैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको मार्केटिंग का काम दूंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरा काम कर दोगे। ठीक है, फिर कहता है इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स टीचर हु आर प्रोफिशिएंट इन बिजनेस स्टडीज आर द राइट पीपल टू बी अपॉइंटेड इन कॉमर्स डिपार्टमेंट टू टीच बिजनेस स्टडीज। तो वो अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकती और जो अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं वो बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा सकते। हाँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो दोनों भी पढ़ाते हैं, लाइक मी, मैं अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज दोनों पढ़ाता हूँ। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ में क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लीजिए, सॉरी मेरे टाइपिस्ट की तरफ से। एन ऑर्गेनाइजेशन
grow with the efforts of his employees only by appointing competent and efficient employees. Staffing ensures continuous survival and growth of the organization. बेटा होता क्या है, ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करती है जब उसके पास कंपिटेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ठीक है, और जो काम के जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं, एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहते हैं, जो एफिशिएंट पीपल होते हैं, अगर ऐसे लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, ठीक है। फिर कहते हैं कंपिटेंट एंड एफिशिएंट स्टाफ एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन सक्सेसफुली इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इवन कंपिटेंट पर्सोनल इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि अगर मान लो कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी वो अडेप्ट करने में इजीली, मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होता उनके लिए, वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। फिर कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सर अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, प्रॉपर स्टाफिंग एनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू अक्वायर रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कि बेटा जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही लोग रखें ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों की जरूरत है तो सिर्फ 5 ही होने चाहिए, ना ही 4 हो और ना ही 6 हो। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 4 या 3 लोग होते हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, समय पे चीजों को पूरा नहीं कर पाएगी। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 8 लोग होते हैं तो क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, क्योंकि 3 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनके पास कोई काम नहीं करने के लिए, वही काम 5 लोग भी कर सकते हैं, तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। सैलरी तो चाहिए उनकी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्टाफिंग फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स by avoiding overstaffing and prevents disruption or stoppage of work by indicating in advance about likely shortage of employees। अगर मुझे पता है मेरे पास employees की shortage है तो मैं और employees अरेंज करूंगा, अगर मेरे पास ज्यादा है तो उनको निकाल दूंगा, ठीक है। जैसे पीछे एयर इंडिया ने किया था, बहुत सारे employees को निकाल दिया था, ठीक है। तो हो सकता है उनके पास employees ज्यादा हो गए होंगे तो इसलिए उन्होंने ओवरस्टाफिंग को कम किया। अगर फिर कहता है improves job satisfaction and morale through objective assessment and by giving fair rewards to employees for their contribution, staffing improves job satisfaction and morale of employees। बेटा लाइक अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रेज भी किया जाना चाहिए। अगर प्रेज किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, मोरल बूस्टअप होगा। आपने देखा कभी हम मैकडी जाते हैं तो वहां पे, शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, वहां पे ना ऐसे जो काउंटर होता है उसके साइड में जो दीवार है वहां पे एक बड़ा सा ऐसे एक फ्रेम लगा होता है और उसमें लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। बड़ा सा एक बोर्ड काइंड ऑफ होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज की फोटो लगी होती है, लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, जुलाई का और ये अगस्त का, ठीक है। और उसमें जो भी उनमें से कोई पर्सन होता है उसकी फोटो लगी होती है, क्योंकि उसमें से किसी एक पर्सन ने अच्छा काम किया होता है तो उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के नाम से रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, ठीक है, रिकॉग्निशन दी जाती है जिससे उस पर्सन को अच्छा लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर schools may plan appraisal for each teacher to give teacher of the year award. This brings satisfaction। फिर से एक छोटी सी गलती है, ठीक कर लीजिए। This brings satisfaction for the teacher who work hard and also motivate to other teacher work hard। अगर मान लो मैं कहता हूँ बेटा कि स्कूल में इस तरीके के अवार्ड मिलने लग जाए एकेडमिक ईयर, लाइक टीचर ऑफ द एकेडमिक ईयर या टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है, अगर किसी टीचर को, सॉरी, अगर किसी टीचर को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा उसका एंथुसियाज्म बढ़ेगा काम करने का, उसका मोरल बूस्टअप होगा कि मैंने इस साल अगर अवार्ड लिया तो अगले साल फिर मुझे लेना है। और अदर टीचर्स को देख के भी लगेगा कि यार काश हमने भी अच्छा काम किया होता तो हमें भी अवार्ड मिल जाता, ठीक है। फिर कहता है स्टाफिंग इज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसा फंक्शन है जिसे मैनेजमेंट में से हटाया नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इन द एब्सेंस ऑफ इट in an organization there will be less work more play। अगर स्टाफिंग नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेटा कुछ नहीं होगा, खेली खेली ज्यादा होगी और काम कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। इसके लिए भी एक बार इसके कोड्स लिख लीजिए। इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगा,
ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इसका, एक बार आप पहले नोट कर लीजिए फटाफट से जल्दी। England retired student provides training and promotes population control। हंसना नहीं है इसको लिखते हुए, जल्दी जल्दी। Estimating the manpower requirements, recruitment, selection, placement and orientation or induction, because orientation का दूसरा नाम होता है induction, training and development, performance appraisal and promotion and career planning, and last one is compensation। Do it fast। चलिए, मेरे ख्याल से आप सबने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब सर ये मैन पावर रिक्वायरमेंट, अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया, बेटा इसकी सीरीज चेंज नहीं होगी बिकॉज ये प्रोसेस है। सीरीज कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, चलिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर, हमें तो समझ नहीं आया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब कह रहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोजीशंस हैं और कितने लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कितनी पोजीशंस हैं ये पता लगाना जरूरी है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी भी होंगी पोजीशंस जो फिल्ड है, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ ऐसी पोजीशंस भी होंगी जो फिल्ड है। अगर वो फिल्ड है तो उनके लिए मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अगर वो फिल्ड नहीं है तो उनके लिए मुझे लोगों की जरूरत है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग हैं तो उन्हें निकालो, और कम लोग हैं तो और लोग अपॉइंट करो। नेक्स्ट आता है बेटा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए कहते हैं और सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। प्रोस्पेक्टिव समझते हो, जो इस काम को मेहनत से लगन से करना चाहता है, ऐसे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए हमें, ऐसे मेहनती लोग चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करते हैं सो दैट जितने नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम होंगे उतना बेस्ट पर्सन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने सिलेक्शन में एक चीज बताई थी बेटा, मैंने कहा था सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन में हम बेस्ट पर्सन को, जो बेस्ट सिलेक्टेड पर्सन है, बेस्ट सूटेड पर्सन है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक 500 में से 100 या 100 में से सिर्फ 10 लोग हमने सेलेक्ट किए, 50 में से 10 लोग सेलेक्ट किए, सो दैट्स अ सिलेक्शन। मैंने पहले भी बताया इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल हमने रिक्रूट किए हैं उसमें से आउट ऑफ दैट पीपल हम बेस्ट पर्सन, जो हमें लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको हम चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी, एंड देन उन्हें जॉब दे देते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और इंडक्शन। प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और इंडक्शन मैं बता चुका हूं, हम अभी डीप में पढ़ेंगे इसको। प्लेसमेंट, जो भी आपने पर्सन को सेलेक्ट कर लिया है उसे उस पोस्ट पे प्लेस करिए जिस पोस्ट के लिए आपने उसे रखा था, जिस पोस्ट के लिए आपने उसे हायर किया था उसको उस पोस्ट पे
ऑब्वियसली फिट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ, जब न्यूली एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको ये पता नहीं है कि कौन सा काम कहाँ होता है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, क्या मेथड कैसे फॉलो करना है। तो ये सब बताने के लिए, या कौन कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन में है या वो किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कभी भी, ये बात याद रखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कभी भी हमारी पोस्ट चेंज नहीं होगी। जो हमारी पोस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी ट्रेनिंग के अंदर, और डेवलपमेंट में हमारी मैनेजरियल पोजीशन चेंज हो जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर बेटा क्या कहता है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल, कोई छोटी सी चीज आपको सीखनी है, लेकिन वहां पर एक बड़ी चीज आपके अंदर बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट इज डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ओके परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने कहा था कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, कोई भी आपने बेटर परफॉर्म किया, आपको बनाने के लिए बोला था कि आपको 50,000 यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन बनाने में आपने 65,000 यूनिट्स बना दिए। ये जो 65,000 यूनिट्स बनाए, ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 15,000 रुपए, 15,000 यूनिट्स, इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन क्या होता है बेटा? अच्छा, ये एक अच्छी चीज है। प्रमोशन होता है जब आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं और आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको यहाँ पे प्रमोट कर दिया, फिर आपने अच्छा काम किया, फिर आपको यहाँ पे प्रमोट कर दिया। तो जैसे जैसे हम अच्छा काम करते जाते हैं वैसे वैसे हाई लेवल पे प्रमोट होते जाते हैं। लेकिन ट्रांसफर क्या होता है? आप, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, इनकी दो ब्रांच है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ठीक है। और आप यहाँ पर काम करते हो एज ए सेल्समैन, आपको यहाँ से उठा के मैंने दूसरी जगह भेज दिया, वहां पे भी आप सेल्समैन का ही काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। प्रमोशन होता है जब हम स्मॉल लेवल से हाई लेवल पे जाते हैं, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन से, मान लो इसकी दूसरी ब्रांच है, वहां पे आपको ट्रांसफर करती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है बेटा डिमोशन। डिमोशन क्या होता है सर? डिमोशन बेटा, अगर मान लो हवलदार से इंस्पेक्टर बनते हैं तो प्रमोशन, इंस्पेक्टर से वापस हवलदार बन जाते हैं तो ये क्या होता है? डिमोशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है मैंने बताया था। कॉम्पनसेशन इज समथिंग जहां पे हमें दो तरीके की चीजें मिलती हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स और एक इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती है बेटा जो हमें सैलरी, वेजेस, कमीशन, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ भी कमीशन मिल रही है या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, दैट इज डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती है बेटा जो हमें फैसिलिटी के रूप में मिलती है, लाइक ऑफिस से फ्री कार मिली हुई है, रेंट फ्री घर मिला हुआ है, ठीक है, वेकेशंस पे जाने के लिए पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस पे उनका पैसा मिलता है, ये सब क्या कहलाता है बेटा? इनडायरेक्ट। ओके, एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं हमने आज क्या क्या किया, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? मैंने आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करी है, व्हाट इज स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग मेरा बिल्कुल सिंपल चीज है। स्टाफिंग के अंदर सिर्फ हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को काम पे रख रहे हैं और काम से निकाल रहे हैं, काम पे रख रहे हैं, काम से निकाल रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। फिर कहता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर हमने नीड क्या है, जरूरत क्या है स्टाफिंग की, वो पढ़ा हमने। इसके अंदर पढ़ा बेटा जॉब फिल्स करनी है हमने बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। फिर बेटा हायर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब अच्छे लोग या बेस्ट सूटेड लोग उस जॉब पोजीशन के लिए रखेंगे, जो जिस चीज में फिट है उसको उसी चीज के लिए काम दो, तभी वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड सर्वाइवल होगी जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही लोग सही जगह पर होंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करना जरूरी है, अगर ज्यादा है तो निकालो, कम है तो और रखो, ठीक है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल तभी अच्छा होगा जब उनको हम कुछ ना कुछ अप्रेजल देंगे, कुछ प्रेज करेंगे उनके अच्छे काम के लिए, ठीक है। फिर हमने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ लिया। प्रोसेस के अंदर हमने बेटा सिंपल सिंपल बस डिस्कस किया है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन, बस यही डिस्कस किया हमने आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इन तीन चीजों को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमें
मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। mail@, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। mail@studykhazana.com, ठीक है बेटा। घर जाके एटलीस्ट इस चीज को आप रिवाइज जरूर करना, पढ़ना जरूर। अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, देखो मैं क्लास में आपको पढ़ा देता हूँ, दैट्स नॉट इनफ। मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद, आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको चैप्टर को रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा जितना आपने क्लास में पढ़ा वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ सजेशन हो, आप इस पे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।